नमस्कार, स्वागत है आपका डीटी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। म्यांमार में आधी रात को फिर आया भूकंप। अब तक 144 लोगों की मौत। भारत ने म्यांमार को 15 टन भेजी राहत सामग्री। गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिवसीय बिहार दौरा। भाजपा समेत एनडीए नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पर्यावरण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों और प्रबंधन पर होगी गहन चर्चा। ट्रंप ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ पर हो रही चर्चा के होंगे अच्छे परिणाम। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को बताया बहुत अच्छा दोस्त। मौसम ने बदली करवट। पश्चिम बंगाल, सिक्किम समेत देश के कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अनुमान। राजस्थान में आंधी का अलर्ट। तापमान में गिरावट दर्ज। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। म्यांमार में भूकंप की वजह से भारी नुकसान हुआ है। कल दोपहर के बाद 7.7 की तीव्रता से आए भूकंप की वजह से म्यांमार और थाईलैंड में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसके बाद भी भूकंप का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। म्यांमार में आधी रात को एक बार फिर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रात 11:56 पर म्यांमार में भूकंप आया है। इस भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 4.2 दर्ज की गई है। इसका केंद्र म्यांमार के मांडले शहर के पास था। वहीं आधी रात को आए इस भूकंप के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। म्यांमार और उसके पड़ोसी देश थाईलैंड में कल दोपहर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस भूकंप से ऊंची इमारतें, पुल और बांध नष्ट हो गए। इस भूकंप की वजह से म्यांमार में कम से कम 144 लोगों की मौत हुई है, जबकि 730 लोग घायल हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत के ढह जाने से कम 10 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से मौतों, हताहतों और विनाश को लेकर पूरी तस्वीर अब तक स्पष्ट नहीं है, खासतौर पर म्यांमार में जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। ये गृह युद्ध में उलझा हुआ है और यहाँ सूचना पर कड़ा नियंत्रण है। वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलाइंग ने कहा कि म्यांमार में मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका है। म्यांमार की सरकार ने कहा कि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में खून की बहुत अधिक जरूरत है। मांडले में टूटी फूटी सड़कें और क्षतिग्रस्त राजमार्गों के साथ साथ पुल और बांध के ढहने की तस्वीरें इस बात को लेकर और भी चिंता पैदा करती हैं कि बचाव दल पहले से ही व्यापक मानवीय संकट से जूझ रहे देश के कुछ इलाकों तक कैसे पहुंच पाएंगे। भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता के तहत 15 टन राहत सामग्री भेजी है। ये राहत सामग्री भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से हिंडन एयरबेस से भेजी गई। इस सहायता का उद्देश्य म्यांमार में जारी मानवीय संकट को कम करना है। राहत सामग्री के प्रमुख सामान में टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स, कंबल, रेडी टू ईट मील्स और पानी साफ करने वाले उपकरण शामिल हैं। यही नहीं, इसके साथ हाइजीन किट, सोलर लैंप्स, जनरेटर सेट्स और आवश्यक दवाइयां जैसे पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, सिरिंज, ग्लव्स, कॉटन बैंडेज और यूरिन बैग भारत की कर से राहत सामग्री में म्यांमार भेजे गए हैं। और बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुके हैं। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह पटना में भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा अमित शाह बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कल पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग की कई योजनाओं का तोहफा देते हुए उनका उद्घाटन भी करेंगे।
बताया जा रहा है कि अमित शाह के बापू सभागार वाले कार्यक्रम के बिहार के 5,350 पैक्स मत्स्यजीवी सहयोग समितियां, बुनकर सहयोग समितियों, 1,000 दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों, 300 ब्लॉक लेवल सब्जी उत्पादक सहयोग समितियों और 300 हैंडलूम वीवर्स समितियों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इस दौरान वे मखाना प्रोसेसिंग सेंटर का भी तोहफा देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगी। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा किया जा रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। यह कार्यक्रम पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करने, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने और टिकाऊ पर्यावरण प्रबंधन के लिए भविष्य की कार्य योजनाओं पर सहयोग करने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य नीति परिवर्तन में मौजूदा अंतराल को पाटना और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सम्मेलन में 4 तकनीकी सत्र होंगे जो मुख्य पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित होंगे। इन सत्रों में वायु गुणवत्ता निगरानी एवं प्रबंधन, जल गुणवत्ता प्रबंधन और नदी कायाकल्प, वन एवं जैव विविधता संरक्षण और चिंतन और मुख्य निष्कर्ष सत्र शामिल हैं। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटमणि और साथ में एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव भी मौजूद रहेंगे। कल निर्धारित समापन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस सत्र को न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता भी संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी की थाईलैंड यात्रा पर जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 3 से 4 अप्रैल तक थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। Minister will visit Thailand to participate in the 6th BIMSTEC summit and for an official visit to Thailand from the 3rd to the 4th of April. This will be Prime Minister's 3rd visit to Thailand. In November 2019, he had attended the ASEAN and East Asia Summit that was hosted by Thailand. And earlier he had been to Bangkok en route to Tokyo in November 2016 when he had gone to pay homage to the late King Rama IX. As you know, India and Thailand have historically warm bilateral relations, shared civilizational, cultural and religious bonds. Thailand is India's maritime neighbor, a valuable partner in our Act East policy and vision for the Indo-Pacific, and also a highly valued partner in BIMSTEC. प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा पर जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री 4 से 6 अप्रैल तक श्रीलंका की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायका के निमंत्रण पर श्रीलंका का दौरा करेंगे। Following the BIMSTEC summit in Bangkok, Prime Minister will travel to Sri Lanka from 4th to 6th April for a state visit on the invitation of President Anuraag Kumara Dissanayake of Sri Lanka. You would all recall that President Dissanayake had visited New Delhi in December of 2024 on his first overseas visit after taking office as president. And now Prime Minister Modi is returning this visit by becoming the first foreign leader to be hosted by President Dissanayake in his capacity as President of Sri Lanka. और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज़।
एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। चारा घोटाला मामले में लालू यादव की परेशानी बढ़ने वाली है। बिहार सरकार चारा घोटाले की 950 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कोर्ट जाएगी। इसकी वसूली राजद प्रमुख की संपत्ति से की जानी है। बिहार सरकार इसके लिए सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से राय मशवरा करने में लगी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मगर इससे ठीक पहले राज्य सरकार ने चारा घोटाले के मामले में बड़ा कदम उठाया है। राजद प्रमुख लालू यादव से चारा घोटाले की 950 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। नीतीश कुमार की सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इतने पैसे की वसूली उनके संपत्ति से की जाएगी। इस मामले में अभी तक लालू यादव सहित कई लोगों को सजा हुई थी, लेकिन अब तक गबन हुई राशि सरकार को नहीं मिली है। यानी 1990 के दशक में जो लोग चारे का पैसा डकार गए, उन पर सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में है। ऐसे भ्रष्टाचारी का सबसे पहले सजा के पहले स्पीडी ट्रायल चलाकर उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उससे वसूली होनी चाहिए, ताकि इस तरह के मनोबल नहीं बढ़ सके। चारा घोटाला मामले में पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपने के दौरान उस घोटाले की रकम वसूली की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। यह वसूली दोषियों की संपत्ति जब्त कर वसूली जानी थी, लेकिन करीब 2.5 दशक बीत जाने के बाद भी घोटाले का एक भी रुपया सरकारी खजाने में नहीं पहुंचा है। ऐसे में बिहार सरकार ने लालू प्रसाद से रुपए की वसूली की कवायद शुरू कर दी है। इस मामले में सीबीआई और इनकम टैक्स से बातचीत की जा रही है। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि गरीब जनता का पैसा ठगा गया था। राशि वसूल करने के लिए सरकार संपत्ति को कानून के तहत कब्जे में लेने की तैयारी कर रही है। सरकार किसी भी कीमत पर राशि वापस लेगी। मामले में जेडीयू की तरफ से भी लालू यादव पर हमला किया गया है। जो लोग दोषी हैं या जो अवैध संपत्ति सरकार और एजेंसी की नजर में आई है, चाहे कोई भी हो, किसी भी दल का इंसान हो, कानून अपना काम कर रहा है और वो अवैध संपत्ति सरकार निश्चित रूप से जो है उसको अपना अधिकार क्षेत्र में लेगी। लालू जी के परिवार के द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति आवंटन से ज्यादा पशुपालन में की गई निकासी, राज्य के मुखिया होने के नाते जिम्मेवारी का अनुपालन नहीं करना, और जब किंग मेकर बने हुए थे गुजराल साहब और देवगौड़ा जी की सरकार के समय ही सारी प्रक्रिया जेल प्रवास में इनका शुरुआत हुआ था। तो लालू जी की संपत्ति जितना जल्दी जब्त हो, चुनाव के पूर्व जब्त हो करके टेंडर निकाल करके जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास वहां बने, जिससे समाज के दलित और अति पिछड़ा को यह संदेश जाए ये राजकोष का लुटेरा परिवार है। उस लुटेरा परिवार को केवल कारावास का दंड नहीं, जमीन अधिग्रहण का दंड मिलना चाहिए। लालू यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए 1996 में चारा घोटाले का मामला सामने आया था। इस मामले में कुल 50 केस दर्ज किए गए थे। 1997 में सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया तो लालू यादव ने इस्तीफा देते हुए राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। 17 साल तक चलने वाले इस केस में 3 अक्टूबर 2013 को लालू यादव को 3 साल 6 महीने की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद 24 जनवरी 2018 को तीसरे मामले में 5 साल की सजा हुई थी। अब तक कुल 3 मामलों में 13.5 साल की सजा हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर
प्रचंड की आपूर्ति के लिए 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। इन अनुबंधों में प्रशिक्षण और अन्य संबद्ध उपकरण शामिल हैं, जिनकी कीमत 62,700 करोड़ रुपए है। पहला अनुबंध भारतीय वायुसेना को 66 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के लिए है और दूसरा भारतीय सेना को 90 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के लिए है। इन हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति तीसरे वर्ष से शुरू होकर अगले 5 वर्षों में की जाएगी। LCH भारत का पहला स्वदेशी डिजाइन और विकसित किया गया युद्धक हेलीकॉप्टर है, जो 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर संचालन की क्षमता रखता है। ये अनुबंध भारतीय सेना की उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध क्षमता को बढ़ावा देगा। 250 से अधिक घरेलू कंपनियों के शामिल होने के साथ ये परियोजना 8500 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगी। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने मैट्रिया मैनेजमेंट के साथ एक फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के लिए भी अनुबंध किया है। ये विमान भारतीय वायुसेना और नौसेना के पायलटों को एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इन 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के साथ 2024-25 के दौरान रक्षा मंत्रालय ने कुल 193 अनुबंध किए हैं, जिनका कुल मूल्य 2,09,050 करोड़ रुपए से अधिक है, जो अब तक का सबसे अधिक और पिछले उच्चतम आंकड़े से लगभग 2 गुना है। इनमें से घरेलू उद्योग को दिए गए अनुबंध 177 यानी 92% है, जिनका अनुबंध मूल्य 1,68,922 करोड़ रुपए यानी 81% है। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण आज लगने जा रहा है और ये आंशिक सूर्य ग्रहण यानी पार्शियल सोलर एक्लिप्स होगा। ये आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। आइए जानते हैं इस सूर्य ग्रहण के बारे में। आज लगने जा रहा सूर्य ग्रहण साल 2025 का पहला आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। ऐसे में कुछ सवालों के जरिए आइए सूर्य ग्रहण को समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, क्या होता है सूर्य ग्रहण? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक देता है और पृथ्वी पर छाया डालता है। इस बार का सूर्य ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा? तो नासा के मुताबिक इस बार का आंशिक सूर्य ग्रहण यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और आर्कटिक के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। क्या सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा? नासा की माने तो आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इस घटना के दौरान चांद की छाया देश को पार नहीं करेगी। सूर्य ग्रहण कब देखा जा सकता है? तो भारत में सूर्य ग्रहण दोपहर 2:20 पर शुरू होगा और शाम 6:13 पर समाप्त होगा, जो लगभग 4 घंटे तक चलेगा। ग्रहण शाम 4:17 पर अपने चरम पर होगा। हालांकि समय के अंतर और घटना के संरेखण के कारण भारत में ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण देखने के लिए क्या सावधानी बरतें? तो यदि आप उन लोगों में से हैं जो इसे देख सकते हैं, तो याद रखें कि ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य को ना देखें, क्योंकि ये आपकी आंखों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आप ग्रहण देखने के लिए विशेष चश्मा पहनकर या सुरक्षित सौर फिल्टर का उपयोग कर सूर्य ग्रहण देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फोटोग्राफी रैकेट का खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि एक कपल द्वारा संचालित ये रैकेट एक स्टूडियो में पोर्नोग्राफिक कंटेंट शूट करता था और उसे ज़ामस्टर और स्नैपचैट जैसी विदेशी वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाता था। इसके बदले कपल को साइप्रस की कंपनी टेक्नीशियस लिमिटेड से 15.6 करोड़ मिले, जबकि 7 करोड़ रुपए नीदरलैंड्स के एक बैंक में ट्रांसफर किए गए। ईडी ने यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत की है, लेकिन नोएडा पुलिस जल्द ही इस मामले में एफआईआर दर्ज कर सकती है। इसके बाद ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर कपल की गिरफ्तारी कर सकती है।
और पिछले 5 वर्षों में भारत से फलों के निर्यात में 47.5% की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में ये जानकारी दी। प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते ने दोनों देशों को फलों के निर्यात में 27% और 6% की वृद्धि करने में मदद की है। भारत से निर्यात के लिए किए जाने वाले प्रमुख फलों में आम, अंगूर, केला, सेब, अनानास, अनार और तरबूज शामिल हैं। जितिन प्रसाद ने बताया कि भारत से जाने वाले उत्पाद ब्रांड इंडिया के नाम पर हैं और विदेशों में भेजने वाले हमारे उत्पादों और फलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में एक तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि वाणिज्य विभाग कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा के माध्यम के राज्य सरकारों के साथ मिलकर फलों के हार्वेस्टिंग के बाद फलों की गुणवत्ता और लंबी अवधि तक ताज़ा बनाए रखने के लिए एकीकृत पैक हाउस, रेफर वाहन और कोल्ड चेन नेटवर्क विकसित करने और विशिष्ट फलों में कीटों के संक्रमण को कम करने के लिए वाष्प ताप उपचार VHT, गर्म जल उपचार HWT जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के साथ बैठकें करने के साथ साथ व्यापार मेलों के दौरान प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय फलों के प्रचार और ब्रांडिंग के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। भारत वर्तमान में 85 से अधिक देशों को ताज़े फल निर्यात करता है। एपिडा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, USA और उभरते बाजारों में प्रवेश करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय पौध संरक्षण संगठन NPPO के साथ मिलकर काम करता है। केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे ताज़े फलों के लिए निर्यात संवर्धन उपायों के परिणाम स्वरूप 2019-20 से 2023-24 की अवधि में भारत के ताज़ा फलों का निर्यात मूल्य के लिहाज से 47% बढ़कर 668.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 986.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। वहीं मात्रा के लिहाज से ये वृद्धि 69% बढ़कर 7.55 लाख मीट्रिक टन से 12.76 लाख मीट्रिक टन हो गई है। और मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गोवा और महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर बारिश और तेज हवाओं का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान जम्मू और कश्मीर में बारिश होने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक तेज हवाएं पूरे उत्तर भारत को प्रभावित करेंगी। वहीं राजस्थान में आंधी चलने की आशंका जताई है। साथ ही दिल्ली में भी तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा, जिससे तापमान बढ़ोतरी से राहत मिलेगी। भारत अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर चल रही बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से वार्ता के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को बहुत स्मार्ट आदमी और अपना बहुत अच्छा दोस्त बताया। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में यहां आए थे और हम हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत और हमारे देश के बीच सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास एक बेहतरीन प्रधानमंत्री है। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की हो। वो पहले भी ऐसा करते रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को महान नेता और खुद से बेहतर वार्ताकार बताया था। और केरल में चल रही राष्ट्रीय बधिर सीनियर, जूनियर व सब जूनियर एथलेटिक्स व स्विमिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हो गया। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में केरल 289 अंक से रहा शीर्ष स्थान पर और तमिलनाडु 169 अंक से रहा दूसरे स्थान पर। वहीं स्विमिंग चैंपियनशिप में महाराष्ट्र ने 63 अंक हासिल कर शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र ने 9 स्वर्ण, 5 रजत व 2 कांस्य पदक हासिल किए। वहीं 4 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा। ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डेफ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में इस बार कई नवोदित बधिर खिलाड़ी शामिल हुए।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल अनुमति दें, नमस्कार।